Hello students, in today's video we will discuss everything about CUET. Although my channel is dedicated to chemistry, but this video is equally important to the commerce as well as humanities students because it's Central University Entrance Test conducted by National Testing Agency. अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाहते हो फॉर योर ग्रेजुएशन तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब CUET को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं आपके मन में, जैसे कि क्या ये एग्जाम देना हमें जरूरी है, अगर हमने एग्जाम दिया तो हमें कहाँ एडमिशन मिल सकता है, कब किस डेट तक हमारा एग्जाम होगा, लाइक दैट। या फिर आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, लाइक मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट्स कौन से चूज करें, ये सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है आजकल। और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या एज लिमिट है, हम कब तक ये फॉर्म भर सकते हैं अगर हम 12th अपियरिंग है या 12th पास आउट है। तो ये सारे डाउट्स आपके कंफ्यूजन जितने भी हैं आज क्लियर होने वाले हैं आफ्टर दिस वीडियो। और आज हम इसको डिस्कशन करेंगे और बहुत ही जल्दी हम CUET सीरीज भी स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डाउट, क्या ये जरूरी है? यस, अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल जरूरी है आपके लिए CUET का फॉर्म फिल करना और एग्जाम देना। दूसरी बात कि कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा, तो वहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है साइट पे, वहां आप देख सकते हो। बाकी जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं लाइक DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, AMU है, जामिया है, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब अब इसी के थ्रू एडमिशन लेंगी। 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन अब नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। उसके बाद क्या फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी फिल करा तो अप टू 26 मार्च आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो 28-29 में आप करेक्शन कर सकते हो। एज लिमिट से रिलेटेड डाउट है तो आप 12th अपियरिंग हो, मतलब अभी आप बोर्ड के एग्जाम दे चुके हो या दे रहे हो, या फिर आप 12th पास आउट हो, ड्रॉप किया है आपने ईयर अपना, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भर सकते हैं। CUET की तरफ से कोई एज लिमिट नहीं है। मे बी जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वहां एज लिमिट हो सकती है कि आफ्टर 22 यू कांट फिल द फॉर्म, लाइक दैट। बट CUET ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी डेट नहीं मेंशन या एज नहीं लिमिट दी है कोई। नेक्स्ट, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, तो मोड ऑफ एग्जाम है आपका हाइब्रिड। मेनली तो देखो कंप्यूटर बेस्ड है ये कि हर स्टूडेंट को अपना कंप्यूटर अलॉट होगा, बट अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहां पे पेन एंड पेपर मोड में होगा। बट आप मान के चलो कि आप ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है, आपको ऑनलाइन ही पेपर देना है। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एग्जाम। देखो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से फिल करना। आजकल जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मीडियम ऑफ एग्जाम का मतलब है कि आप कौन से मीडियम से एग्जाम देना चाहते हो, मेनली हिंदी या इंग्लिश, यानी जैसे आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो अकाउंट्स है, ठीक है, आप किस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, फिजिक्स के क्वेश्चन है तो आप इंग्लिश पे या हिंदी में किस पे कंफर्टेबल हो। तो मीडियम ऑफ एग्जाम का मतलब ये है कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो, तो इसको आप ध्यान से फिल करना, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आप करना चाहते हो। उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न को लेके बहुत सारी है कि भाई एग्जाम कैसा आएगा, तो सबसे पहली बात तो ये MCQ बेस्ड है। जी हाँ, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि इट इज मेनली बेस्ड ऑन द 12th, जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है मेनली उस पे बेस्ड है। 11th का सिलेबस यहाँ पर मेंशन नहीं है, बाकी बाद में आपका डिटेल में आएगा सिलेबस, लेकिन तब देखेंगे। लेकिन मेनली आपके लिए अच्छी बात यही है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ यही दिक्कत होती है। 12th का तो आपको याद होता है क्योंकि आपने अभी बोर्ड्स दिए हैं या पढ़ते हो आप हाल फिलहाल में, लेकिन 11th का आप भूल जाते हो। तो यहाँ पर क्या है, मेनली 12th का ही आपका आना है। 11th से रिलेटेड ये, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th की है वो ऑब्वियसली रिलेटेड है 11th से, तो ऐसे आपको 11th रिक्वायर्ड है, बट मेनली इट इज बेस्ड ऑन योर 12th सिलेबस, ठीक है। और एक और आपका है डाउट कि बच्चे कहते हैं कि कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज में बच्चे 800 आउट ऑफ 800 लाते हैं, बट साइंस में ये थोड़ा कम पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। जो लास्ट ईयर आपका टॉपर था, आई थिंक आकाश शर्मा ऐसा कुछ नाम था, तो उसने PCB से बिलोंग करता था वो, तो उसने अपने बायो और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स गेन करे थे और फिजिक्स में भी 99 पॉइंट समथिंग थे। तो ऐसा नहीं है कि इट इज टिपिकल फॉर साइंस स्टूडेंट, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है बस, ठीक है। अब एग्जाम कब होगा, ये भी बात है कि भाई एग्जाम होना कब है, तो एग्जाम होना है आपका मई में।
15 मई से लेके 31 मई के बीच आपका एग्जाम होना है। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम या तो खत्म हो चुके हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो आपको 2 से ढाई महीने मिलेंगे इसके प्रिपरेशन के लिए। अब इतना ड्यूरेशन क्यों है 15 से 31? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी हम सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है ये। तो आपका फिर भी आपके पास 2 से ढाई महीने आप मान के चलो आपके पास है प्रिपरेशन के लिए, राइट। उसके बाद आता है कि हम सब्जेक्ट्स कौन से चूज करें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखो, इसके लिए आप परेशान मत हो। जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, आप सबसे पहले चूज करो आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू बीए ऑनर्स, ठीक है, किस सब्जेक्ट में, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप करना चाहते हो, आप अपना स्पेसिफिक कोर्स डालो कि हम ये करना चाहते हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को सेलेक्ट करो कि हम इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो आपको खुद ही शो कर देते हैं कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं या किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप सिंपली अपना कोर्स डालो जो आपको करना है ग्रेजुएशन में, और आप अपने कॉलेजेस चूज करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, 3 आपकी कैटेगरी है यहाँ पे। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन यानी मेन सब्जेक्ट, और तीसरा है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज आपके वहां पे 33 ऑप्शन है लैंग्वेज की, जिसमें से आपको एक चूज करनी है। मेनली आप हिंदी या इंग्लिश ही चूज करोगे, ठीक है, जो भी आप चूज करना चाहो कर सकते हो। तो एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। दूसरा पार्ट है डोमेन यानी मेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलोंग्स टू साइंस देन यू कैन चूज पीसीबी या पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायो, व्हाटएवर यू वांट टू चूज। और लास्ट है जनरल टेस्ट, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये सब आएगा। तो ये 3 कैटेगरी है। तो आपको इन ऑल जो है वो 3 सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे। जैसे आपकी फीस की अगर हम बात करें तो आपकी 1000 रुपीज है फीस जनरल की, तो 900, 800 है आपका ओबीसी एंड एससी अकॉर्डिंगली। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर होते हैं। अब आपको अगर 4 सब्जेक्ट चूज करना है तो आपको 400 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जनरल वाले को, ठीक है। ओबीसी और एससी में 300 या 350 है। तो इस तरह से मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम यू कैन चूज 6 सब्जेक्ट्स, नॉट मोर देन दैट। तो 3 कैटेगरी तो आपके पास है ही, ठीक है, और 3 सब्जेक्ट तो आपकी फीस में कवर है ही। आप कॉलेजेस अपने चूज करो, कोर्स डालो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है या नहीं। 3 काफी है या 4 चाहिए, 5 चाहिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपको देखो एक सब्जेक्ट तो चाहिए लैंग्वेज से, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करो या एनी अदर। उसके बाद अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो या पीसीएम के हो तो 3 यहाँ से हो गए, और एक आपका रहेगा जनरल टेस्ट। तो इस तरह से लगभग 5 सब्जेक्ट आपको चाहिए। अच्छा, ये जो जनरल टेस्ट है ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जैसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, उनके कोर्सेज में ये ज्यादातर रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनके लिए 4 सब्जेक्ट जो है वो सफिशिएंट है, या 3 भी सफिशिएंट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लें कि कितने सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। बेसिकली आपको 3 रहेंगे आपके मेन सब्जेक्ट, एक रहेगा आपका लैंग्वेज और एक रहेगा आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन कि हमें कितना टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें या आपके मेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस, और उसमें से आपको करने होंगे अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। यानी आपके पास 10 क्वेश्चंस की चॉइस है, आप अपनी मर्जी से कोई भी 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। किसमें? मेन सब्जेक्ट में या लैंग्वेज में। तो आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स। जो भी आपके सॉल्विंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैथ्स हो गया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, अकाउंट्स है, जो भी सॉल्व करने वाला है सब्जेक्ट, तो वहां आपको मिलेंगे 60 मिनट, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। क्वेश्चन कितने करने होंगे? 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। 10 आपके पास क्या है? चॉइस है। अब अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, तो यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, और 60 में से कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 50 क्वेश्चन। अगेन आपके पास 10 क्वेश्चन की चॉइस है, और यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट। यानी कि आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 चॉइस है। यहाँ आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आइदर इन 45 मिनट्स। 45 मिनट मिल रहे हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, तो भी 1 मिनट से ज्यादा टाइम मिल रहा है, और यहाँ सॉल्विंग वाले पेपर्स में आपको मिल रहे हैं 60 मिनट। उसके बाद आता है क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट +5। एक आंसर सही होने पे आपको मिलते हैं 5 नंबर, लेकिन एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको मिलता है -1। आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, और एक क्वेश्चन सही होने पे आपको मिलता है 5 नंबर। तो ये है आपका नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड पॉइंट।